आज हम पॉलिटिकल भूगोल के अंतर्गत सीमाओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सीमा और सीमांत, बाउंड्री और फ्रंटियर में अंतर पढ़ा और उनके बारे में सीखा। अब हम आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज। सीमाओं के वर्गीकरण के लिए कई आधारों को स्वीकार किया गया है, लेकिन इन संपूर्ण आधारों को दो भागों में बांटा गया है। यानी सीमाओं के वर्गीकरण के प्रमुख दो आधार हैं। पहला है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है जेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जब राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का वर्गीकरण भौगोलिक आकारों या आकार की अर्थात जो ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं, जैसे कि जियोमॉर्फिक लैंडस्केप, जैसे कि पर्वत हो गए, नदी हो गई, झीलें हो गई, इनको आधार मानते हुए जब सीमाओं का वर्गीकरण किया जाता है तो उसे जियोमॉर्फिक वर्गीकरण कहा जाता है। इसमें मुख्यतः पहला हो गया भू आकारिकी के आधार पर, दूसरा हो गया इसमें जैसे कि सामाजिक या सांस्कृतिक आकारिकी के आधार पर, और तीसरा हो गया ज्यामितीय आधार पर। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे भू आकारिकी के आधार पर। पृथ्वी सतह पर पाई जाने वाली विभिन्न भू-आकृतियां मानव आदिवासी समूह से निर्मित राज्य को इकाई के रूप में विभक्त करने में महत्वपूर्ण आधार मानी जाती हैं। जब भू-आकृतियों को आधार मानते हुए सीमाओं का निर्धारण किया जाता है तो उसे भू-आकारिकी सीमा वर्गीकरण कहा जाता है। इसमें 4 प्रकार की प्रमुख प्राकृतिक सीमाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त होती है, जैसे कि पर्वत श्रेणियों के रूप में। यानी दो देशों के मध्य जब सीमाओं का निर्धारण किसी पर्वत श्रेणी को आधार मानते हुए किया जाता है तो पर्वत शीर्ष रेखा या फिर पर्वत की तलहटी को आधार मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि भारत और चीन के मध्य पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, महान हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, उनको आधार मानते हुए सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है। इस आधार पर क्रमशः एक पर्वत श्रेणी संबंधित दोनों राज्यों में मानी जाती है या फिर एक पर्वत श्रेणी को किसी एक देश से संबंधित मान लिया जाता है। जैसे कि भारत और चीन के मध्य सीमाएं, और इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो स्पेन और फ्रांस के मध्य की सीमाएं, नदी को सीमा मानकर यानी दो देशों के मध्य जब किसी नदी को आधार मानते हुए सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है। जब नदी परिवहन योग्य होती है तो उसे तट या किनारों को आधार मानते हुए विभाजन करते हैं, लेकिन जब परिवहन अयोग्य होती है तो नदी के मध्यवर्ती भाग को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान लिया जाता है। जैसे कि यूएसए और मैक्सिको के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण मुख्यतः रियो ग्रांडे नदी को आधार मानते हुए किया गया है। अब समुद्र तटीय आधार पर किसी भी राष्ट्र के समुद्र तट पर स्थित शीर्ष स्थलों को मिलाकर खींची जाने वाली आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक संबंधित राष्ट्र का संपूर्ण अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार यदि दो समुद्र तटीय राज्य एक दूसरे के अत्यधिक निकट हो तो तटीय रेखा से दोनों के मध्य आपसी समझौते द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण भी किया जाता है। एक है झील तटीय सीमा। जब दो राष्ट्रों के मध्य झीलों को आधार मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया जाता है, जैसे कि कनाडा और अमेरिका के मध्य जो ग्रेट लेक्स है उसमें 1600 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया गया है। जैसे कि हम देखें तो ये इसके उत्तर में कनाडा है और दक्षिण में यूएसए है। तो ये जो सुपीरियर लेक है और हुरन लेक है, इंटी और ओंटारियो जो लेक है, इनके मध्य से यूएसए और कनाडा के मध्य की सीमा रेखा को गुजरता हुआ माना जाता है। यूएसए व कनाडा के मध्य ग्रेट लेक्स में 5 मुख्य झीलें आती है: हुरन झील, मिशिगन झील, एरी झील, ओंटारियो झील और हुरन झील। सुपीरियर, हुरन, एरी, ओंटारियो और मिशिगन लेक। इसमें से मिशिगन लेक के अलावा अन्य चारों झीलों के मध्य से 1600 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा निर्मित की गई है। ग्रेट लेक्स की जो मिशिगन झील है, मिशिगन झील कौन सी? ये वाली जो झील है, ये सुपीरियर, ये हुरन, ये मिशिगन। तो ये मिशिगन जो लेक है ये पूर्णतः किसके अंतर्गत आती है? यूएसए के अंतर्गत आती है। सामाजिक या सांस्कृतिक आकारिकी के आधार पर इसे नृजातीय या सांस्कृतिक भौगोलिक सीमा भी कहते हैं। इनका निर्धारण भाषा, धर्म, प्रजाति व संस्कृति के पृथक्करण के आधार पर
किया जाता है। आधुनिक विश्व में राष्ट्र निर्माण का यह एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया है। वर्तमान में अगर भारत में भी देखा जाए तो जो राज्यों का निर्धारण किया गया है उसमें मुख्यतः भाषा को आधार मानते हुए भी किया गया है। जैसे कि आंध्र में वर्तमान में अगर उदाहरण देखा जाए तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो विभाजन हुआ है वो भी मुख्यतः क्या, भाषा व संस्कृति को लेकर ही हुआ है। उदाहरण के लिए जर्मन सांस्कृतिक तत्व के आधार पर जर्मनी, धर्म के आधार पर पाकिस्तान, ईरान, टर्की, दक्षिणी सूडान, इरिट्रिया आदि अलग हुए हैं। अब ज्यामितीय आधार पर वर्गीकरण, जब अक्षांश व देशांतर रेखाओं को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आधार बना लिया जाता है तो इसे ज्यामितीय सीमाओं का ज्यामितीय वर्गीकरण कहते हैं। जैसे कि 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर के सहारे अलास्का व कनाडा के मध्य सीमा रेखा का निर्माण हुआ है। अक्षांशों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण, जैसे कि 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आधार मानते हुए अमेरिका व कनाडा के मध्य 49 डिग्री समानांतर सीमा का निर्माण किया गया है। यानी अमेरिका व कनाडा के मध्य 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आधार मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आधार मानते हुए उत्तरी व दक्षिणी कोरिया के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण किया गया है। 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आधार मानते हुए वियतनाम, उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण किया गया था। लेकिन वर्तमान में उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम दोनों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लॉक करते हुए एक देश का निर्माण कर लिया है। आनुवंशिकी आधार पर वर्गीकरण, ये इम्पोर्टेंट है कि जेनेटिक आधार पर सीमाओं को कितने भागों में बांटा गया और जो जेनेटिक वर्गीकरण है वो किसने किया था। तो 1936 में अमेरिकन भूगोलवेता हार्टसोन ने अपने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ सजेशन ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑन पॉलिटिकल बाउंड्रीज, उनके ग्रंथ का नाम क्या था, सजेशन ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑन पॉलिटिकल बाउंड्रीज। इसमें हार्टसोन महोदय ने, जो कहाँ के थे, अमेरिका के भूगोलवेता थे, उन्होंने सीमाओं का जेनेटिक क्लासिफिकेशन किया था। अब इस जेनेटिक क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने मुख्यतः आधार किसको माना था, नदी अपवाह तंत्र को आधार माना था। यानी हार्टसोन का जो जेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो नदी अपवाह तंत्र को आधार मानते हुए है। इसके आधार पर उन्होंने सीमाओं को 4 भागों में बांटा था कि 4 प्रकार की सीमाएं होती है। पहला है एंटीसीडेंट, दूसरा है सुपर इम्पोज्ड सीमाएं, सबसिक्वेंट सीमाएं, रेलिक्ट या फिर अवशिष्ट सीमाएं। तो 4 प्रकार की सीमाएं, पूर्ववर्ती सीमाएं, अध्यारोपित सीमाएं, अनुपरवर्ती सीमाएं और अवशिष्ट सीमाएं। एंटीसीडेंट या फिर पूर्ववर्ती सीमाएं, जब विरल या निर्जन स्थान पर संबंधित 2 राज्यों की सहमति से सीमा रेखा खींच दी जाती है और आगे चलकर उसी के अनुरूप 2 अलग अलग संस्कृतियों का निर्माण हो जाता है, तो इसे कहा जाता है एंटीसीडेंट बाउंड्रीज। तो एंटीसीडेंट बाउंड्रीज में क्या है, मान लो एक क्षेत्र जो पहले निर्जन था, अब निर्जन था तो इसके मध्य क्या हुआ, ए राज्य और बी राज्य ने सीमाओं का निर्धारण कर लिया। क्योंकि पहले यहाँ पर जनसंख्या अधिवासित नहीं थी, तो सीमा रेखा के बाद जो अधिवासित जनसंख्या होगी उसमें ए प्रकार की, इस सीमा के यहाँ पर ए प्रकार की जो संस्कृति होगी और यहाँ पर बी प्रकार की संस्कृति का निर्माण होगा। यानी सीमाओं का निर्धारण यहाँ पहले कर लिया गया और संस्कृति का निर्माण यहाँ पर बाद में हुआ है। दूसरी है सबसिक्वेंट या फिर परवर्ती सीमाएं, जब सांस्कृतिक मिश्रण युक्त सीमांत क्षेत्र में संबंधित 2 राज्यों के मध्य सीमा का निर्धारण किया जाता है, तो पृथक सांस्कृतिक समुच्चय को अलग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण किया जाता है। यानी यहाँ पहले से ही जनसंख्या निवासित है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पहले से जनसंख्या निवासित है, जिसमें ए प्रकार, ये मान लो माइनस प्रकार की हो गई सीमा और ये प्लस प्रकार की, 2 प्रकार की संस्कृतियाँ यहाँ पर पाई जाती है। अब ये ए राज्य में मान लो प्लस प्रकार की है, बी राज्य में मान लो प्लस प्रकार की है और ए में माइनस प्रकार की है। तो अब क्या, ये जो सीमांत क्षेत्र जहाँ पर पहले से जनसंख्या रह रही है, अब यहाँ पर जब सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा तो इसमें संस्कृति को मुख्य आधार मानते हुए सीमाएं खींची जाएगी। तो ए प्रकार यहाँ से इस प्रकार से ये क्या करेगा, इस प्रकार से सीमाओं का निर्धारण कर लेगा। तो इसे कहा जाता है कौन सी, सबसिक्वेंट सीमा रेखा। यानी सांस्कृतिक जो
संस्कृति है उसका निर्माण पहले हो गया और उसके बाद उसमें संस्कृति का अनुसरण करते हुए सीमा रेखा खींची गई। तीसरा है अध्यारोपित सीमा या सुपर इम्पोज्ड बाउंड्रीज। जब जटिल सांस्कृतिक मिश्रण वाले क्षेत्र में युद्ध आदि के दौरान विजय प्राप्ति के पश्चात विशिष्ट सांस्कृतिक पृथक्करण को नजरअंदाज करते हुए नई सीमा रेखा का जबरन निर्माण कर दिया जाता है तो इसे अध्यारोपित सीमा कहते हैं। जैसे कि सबसिक्वेंट में संस्कृति का अनुसरण करते हुए सीमा रेखा का निर्माण किया गया और ये दोनों राज्यों की क्या हुआ, सहमति के आधार पर सीमा का निर्धारण हुआ। लेकिन सुपर इम्पोज में क्या होगा, इस संस्कृति का अनुसरण नहीं किया जाने लगेगा, बल्कि इस प्रकार से जैसे सीमा का कि ये ए राज्य के अंतर्गत है, ये बी राज्य के अंतर्गत है, तो ये क्या किया गया, सीमा का अध्यारोपण कर दिया गया। इसमें संस्कृति को नजरअंदाज करते हुए सीमा को अध्यारोपित कर दिया। ये सीमाएं स्थायी नहीं होती क्योंकि यहाँ पर हमेशा इन सांस्कृतिक विवाद प्रचलित होते हैं, इसलिए क्योंकि जबरन थोप दी गई सीमाएं तो यहाँ पर विवाद पाए जाएंगे। जैसे कि ये है अवशिष्ट सीमा, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसका वर्तमान में कोई भी अस्तित्व नहीं होता। यदि पूर्व में पहले पृथक होती थी, हार्सोन महोदय ने इसे रेलेक्ट बाउंड्रीज या फिर अवशिष्ट सीमा के अंतर्गत रखा। जैसे कि जर्मनी में पहले जर्मनी सीमा जो है वो सीमा रेखा द्वारा विभाजित था, लेकिन बाद में वो एक ही देश बन गया। जैसे वियतनाम, मान लो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के रूप में दो देश हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सीमाओं को हटाते हुए, नकारते हुए बाद में एक ही देश बन गए। यानी ऐसी सीमाएं जिनका वर्तमान में कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो ये मुख्यतः सीमाओं के प्रकार हो गए।